वो कानिया बाबा कहाँ हैं? पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जो हर गांव को 200 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा था, हर गांव को ब्रिटेन और अमेरिका से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन का 500 रुपए की गड्डी का सीढ़ी बनाकर स्वर्ग तक जाने की बात कह रहा था। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, अपने गुरु MS गोवलकर की तरह 95% लोगों को गरीब बनाना। अगर आज ये आंदोलन ये जालिम सरकार असफल करने में कामयाब हो जाती है तो पुनः ही हम और आप गुलामी के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। न किसान बिल जसोदाबेन की तरह, न कुमारी, न सुहागन, न विधवा किसी श्रेणी में नहीं रहे। फेंकू मनोरंजन बैंक 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा, वो कहां गया? जब देश में तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम संस्थाएं बेची जा रही है, तब क्या नया संसद भवन बनाना चाहिए? नए फ्लाइट लेने चाहिए? क्या विदेशों के भ्रमण करने चाहिए? कितना बेशर्म प्रधानमंत्री! ये पूरी टीम मदारियों की टीम है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको जन्मजात बीमारी है। जब से पैदा लिया लगातार झूठ बोलता रहा है। आपने देखा होगा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात। अब तो इतने शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव में पंचायत चुनाव भाजपा के उम्मीदवार हार जाते हैं। इससे बेहद शर्मनाक बातें क्या हो सकती है? जो प्रधानमंत्री हर सांसद को 5 गांव आदर्श गांव बनाने की बात कह रहे थे, उनके बनारस लोकसभा क्षेत्र में सरपंच का चुनाव हार गए उम्मीदवार। तो इससे बेहद शर्मनाक बातें क्या हो सकती है? वो कानिया बाबा कहाँ हैं? पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जो हर गांव को 200 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा था, हर गांव को ब्रिटेन और अमेरिका से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन का 500 रुपए की गड्डी का सीढ़ी बनाकर स्वर्ग तक जाने की बात कह रहा था, उधर जाने की बात कह रहा था। इन लड़कों में ठेलम ठेली कर रहे कन्या। गांव में एंट्री हम कौन होते हैं बंद करने वाले साहब? अरे जब गृह मंत्री जी जब अपना प्रोग्राम कैंसिलवा करवा लेते हैं, याद है ना कि किसान को ये बहकाने के चक्कर में कि भाई यहाँ जो बैठा हुआ बॉर्डरवा पर वो नकली है, जो जिसको भाजपैया संबोधित कर रहा था वो असली था, और वो अपने राज्य में उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टरवा नहीं उतार सकता है, उसका सांसद अब विधायक अपने क्षेत्र में नहीं घूम सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जनमानस में कितना आक्रोश है, क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि देखो आप सब कुछ उसने अपने हाथ में ले लिया, सारी संस्थाएं बेच दी। आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि भाई जात पात को छोड़ दे, संविधान बचा ले। अगर आज ये आंदोलन ये जालिम सरकार असफल करने में कामयाब हो जाती है तो पुनः ही हम और आप गुलामी के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से कोई कानून वापस नहीं होते हैं। देखिए ये लोग वही लोग हैं, ये लोग हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ को अनियंत्रित करते हैं, भीड़ को बदनाम करते हैं। जो लोग देश हित में बात करते हैं उनको बदनाम करने का कोशिश करते हैं, लगातार आपने देखा होगा। तो भीड़ क्या ये भीड़ आपको नजर आ रहा है? ये स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं जो अपनी अपनी खेती की विरासत को बचाना चाहते हैं। देश को दूसरी गुलामी की ओर जो जा रहा है देश, ये अंबानी अडानी की दलाली में जो देश को गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार जैसे गुलाम बनाई थी देश को, ऐसे ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग बनाना चाह रहे हैं। इसको देश बचाने की लड़ाई है। और ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनका तो क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी। संजीव बालियान लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं गांव-गांव, लेकिन वहां पर जो उनका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए समझाने नहीं जा रहे, मदारी को आपने देखा होगा, मदारी खेल दिखाता है। भाजपा पूरी मदारियों की टोली है, ये अपना खेल दिखाना चाह रहे हैं और लोगों में भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। सरकार की मंशा अगर साफ होती तो सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के किसानों को बुलाते, कृषि एक्सपर्टों को बुलाते, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, नवीन कुमार, साक्षी जोशी जैसे पत्रकारों को बुलाया जाता और देश के किसान नेताओं को बुलाया जाता, सर्वदलीय नेताओं को बुलाया जाता और वहां जन संवाद के जरिए इस मसले को हल कर लिया जाता। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, अपने गुरु MS गोवलकर की तरह
95% लोगों को गरीब बनाना। ये भाजपा की सरकार उसी एजेंडे पर काम करते हुए देश को गुलामी की ओर ढकेल रही है। सरकार की अगर मंशा साफ होती तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की बातों को सुनती और ये कानून वापस ले लेती। सरकार जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना का संज्ञान लेने की बात की तो ये सरकार 22 विधायकों की नीलामी या ट्रम्प की गुलामी कर रही थी, जिसके कारण देश का गट्ठा बैठ गया। क्या ये सरकार की को 1 रुपए का मास्क देने की औकात नहीं थी? 200 रुपए ट्रेन टिकट देने की औकात नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता हुए देश में जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मर जवान मर किसान, न किसानों की सुनते, न देश में जो पुलवामा के जवान भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए न उसकी जांच कराते, न गलवान की जांच कराते। इस मोदी सरकार का एक ही मूल मंत्र है मर जवान मर किसान। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती है। बिल्कुल बदलती है। टिकैत साहब ने ही नहीं, हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा है कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करते। हम वोट का इंतजार नहीं करेंगे इनके सामने कि वोट आएगा। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने का वजह है ईवीएम बाबा। इसके पास एक ईवीएम बाबा मशीन की इजाद किया है। चुनाव के बाद ये गुफा में जाता और हैक कर लेता है। इसे पता है कि इस जनता से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये लड़ाई 3 काला कानून के साथ साथ ईवीएम की भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को जिन्होंने ईवीएम पे बैन लगाने का काम किया। क्या ये लड़ाई बढ़ती हुई महंगाई की भी है क्या? उससे तो हम सब कहीं बच रहे हैं, तो आप हमें बता दो। इस सरकार से तो बात ही करना बेईमानी है। इस सरकार से अगर आपने कह दिया कि महंगाई बढ़ गई है तो वो कहेगा देशद्रोही बोल रहा है। अरे हमें 100 रुपए मिल रहा पेट्रोल, अंधभक्तों को 50 रुपए मिल रहा है क्या? हमें ये बता दे कोई। आज जो गैस सिलेंडर हमें 800 रुपए में खरीदना पड़ रहा, कल तक ये 800 में ब्लैक मिला करता था साहब। किसान बिल जसोदाबेन की तरह न कुमारी न सुहागन न विधवा किसी श्रेणी में नहीं रहे। अभी दिल्ली कूच की आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से सरकार को सुनाई नहीं दे रहा कि इतने बड़े आंदोलन से आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं? ये सरकार कैसे सुनेगी? ईवीएम जो चुनाव आयोग से गायब हुए करीब 2 लाख के करीब, वो ईवीएम कहाँ है? और जो ईवीएम मेंटेनेंस कंपनियां हैं वो भाजपा सांसदों के ही हैं। दूसरी बात, आपने अभी पांडिचेरी का सरकार देखा होगा। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को ये पैसे के बदौलत खरीदते हैं, तो इनको जनता जनार्दन से कोई मतलब है ही नहीं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, आपने गोवा में देखा होगा, आपने गुजरात में देखा होगा, आपने कर्नाटक में देखा होगा। तो ये सरकार अगर सुनती, गूंगी बहरी नहीं होती, तो क्या किसान भाई इतने दिन से बैठते? जमाखोरी पर हम कानून मांग रहे हैं। हम आपसे कौन सा जुल्म कर रहे हैं? हम जमाखोरी पर कानून आप कहाँ नहीं बनाइएगा? आप यही नहीं चाहते हैं कि भाई धन्ना सेठ जो है वो सारा माल इकट्ठा करके एक ही बार स्टॉक करे, फिर हम 100 रुपया आज पेट्रोल और कल होके 100 रुपया आटा भी खरीदें? तो ये नहीं होगा। फसल नष्ट करके विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? दर्द, ये मेरा दर्द है। देखिए, भगवान ने भी हम किसानों को पालनहार कहा है। हम नहीं चाहेंगे कि अपने हाथ से उगाए हुए फसलों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन बहरी और गूंगी सरकार को समझाने के लिए क्या करूं इस लोकतंत्र में? क्या मैं उनके घर पे जाके धमाका करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, खुद का नुकसान पहुंचाकर सरकार को सुनाना चाहते हैं कि ऐ बेदर्द सरकार, ऐ जालिम सरकार, बंद कमरे में बैठकर, एसियों में बैठकर निर्णय लेने वालों, बहुत हुआ तुम्हारा ये तोड़ने की राजनीति। अब हिंदुस्तान टूटने वाला नहीं। हिंदुस्तान में एक ही जाति है, वो भारतीय हैं, एक ही लोग हैं, वो किसान हैं। किसान तुम्हें अन्न देता है और उसका बेटा तुम्हें चैन से सोने की आज़ादी देता है। आपके जैसे एक्टिविस्टों को प्रधानमंत्री जी परिजीवी कह रहे हैं, आंदोलनजीवी कह रहे हैं। परिजीवी तो खुद ही हैं, वो जुमलाजीवी हैं। फेकू मनोरंजन बैंक 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा, वो कहाँ गया? तो ये जुमलाजीवी हैं। ये फेकू मनोरंजन बैंक के ये CMD हैं जिन्होंने चेक दिया था, आज तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ, बाउंस कर गया। तो उनके बाद का क्या प्रधानमंत्री के एक भी बात बताइए जो सत्य बोला हो। एक बात आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला और वो बात सत्य हुई। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधरी?
क्या देश में महंगाई कम हुई? क्या देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बची? चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, तो यही हिंडन एयरपोर्ट पर जब वो उतरे थे और यहीं के मोहन मैकेंस के मालिक जब लाइन में खड़े होके हाथ जोड़े खड़े थे, तो एक यहाँ का नेता उनका परिचय करवाता है कि साहब ये मोहन मैकेंस के मालिक हैं। चौधरी साहब उससे हाथ नहीं मिलाते हैं। चौधरी साहब कहते थे कि जिस दिन किसी भी अखबार के कोने में कोई मीडिया तुम्हारे चौधरी चरण सिंह की तारीफ कर दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा चौधरी चरण सिंह बिक चुका है। और ये सरकार तो उद्योगपतियों के पत्नी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो खिंचवाता है, तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश का क्या हालात है।